हेलो। तो कैसे हैं सब लोग? आज जो ये लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट का नंबर 23 है। इसके पहले हमने जो 22 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें से जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैंने आपको बोला कि इस सब्जेक्ट को आप 10%, 45% के तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करता है, तो वो कहा गया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है। उसके बाद में जो हमारे लेक्चर 2 है वो पर्सपेक्टिव्स को लेके और ट्रेड यूनियंस को लेके मैंने बात की है। उसके बाद से जो लेक्चर नंबर 19 तक है, अगले जो 17 लेक्चर्स हैं उनमें 11 एक्ट हमने पढ़े हैं और 2 हमने कोड पढ़े हैं। ठीक है, तो जो कोड्स हैं उनमें से हमने कोड ऑन वेजेस और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इस पे हमने बात की है। ठीक है, तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में जो अगला जो 45% है जहाँ पे आईएलओ आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आती है, ट्रेड यूनियंस आती हैं, जिसमें पिछले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टाइप और जो थ्योरीज और कंसेप्ट होते हैं लेबर को लेके वो सब बताया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ ऑलरेडी इस लेक्चर पे पढ़ने को है इस सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है, बुक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, लोगों में, तो बुक्स के लिए मैंने हमेशा बोला है आप एक ही बुक फॉलो कीजिए, 10 बुक फॉलो मत कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो एक बुक बताई है वो मैंने हमेशा एस.सी. श्रीवास्तव बोली है, और उसका पीडीएफ फॉर्म जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल भी है, कितनी बार मैंने बताया है। ठीक है, फिर भी लोग जो है समझ नहीं पा रहे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं एक ही बुक की बात करूंगा, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे या और कहीं से आपको मिलती है, मैं उसी की कह सकता हूँ। अब आप और कहीं से अगर पढ़ते हैं, ठीक है, और चीज आप क्या फॉलो कर रहे हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो एक से ज्यादा बुक फॉलो करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो एक बुक को 4 बार पढ़ने का पेपर है, 4 अलग अलग बुक पढ़ने का पेपर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, उस बुक में जो नहीं है वो फिर आप कहीं से भी पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए। जैसे कहीं से भी का मतलब अदर बुक से नहीं, आप गूगल से या जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट गजट से पूरा एक्ट्स पढ़ा है, तो उस तरीके से आपको जहां से लगता है वहां से आप पढ़ सकते हैं, फिर उससे नोट्स बना सकते हैं। उस चैप्टर में ही पूरा पढ़ने का नहीं, क्या क्या पढ़ने का वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर डाउट है तो आपको जो जैसे पिछले 2 लेक्चर हैं वो नहीं थे तो मैंने अलग से उसको पढ़ाया और कहाँ से पढ़ा उसके लिंक डाल दिए टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अलग से उसको पढ़ लीजिए, लेकिन बुक्स बहुत ज्यादा फॉलो मत कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके लिए मत भटकिए। कोई इग्नो होगा, किसी के पास है, किसी के पास कुछ है, तो उसमें मत जाइए। और किसी बच्चे ने किसी किताब से पढ़ा था और उसका सिलेक्शन हो गया, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप भी उसी किताब से पढ़ोगे। बहुत सारी गलतफहमियां इससे हो जाती हैं कि फलाना ने इससे पढ़ा था और उसका हो गया था। हर पेपर अलग होता है, हर पेपर की कंडीशंस अलग होती है, टाइमिंग्स अलग होती हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा बुक फॉलो मत कीजिए। उस बुक में जो नहीं है उसको आप अलग से पढ़ लीजिए, लेकिन बुक एक से ज्यादा फॉलो मत कीजिए, और वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है। आज का लेक्चर जो है वो उसी बुक में से है। आज हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात हम करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे आपको शब्द से पता लग रहा है कि कलेक्टिव और बार्गेनिंग 2 शब्द हैं इसमें। ठीक है, तो कलेक्टिव का मतलब क्या है कि एक कलेक्टिव इशू है, कलेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, यानी कोई अकेला बंदा, इंडिविजुअल कोई बात नहीं कर रहा है, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, ज्यादा लोगों की अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात है बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग किसे कहते हैं? भावताव करना। ठीक है, मोल भाव करना। जैसे हम जाते हैं कुछ भी खरीदने और वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं सब लोग। ठीक है, आप कुछ प्राइस बोलोगे, फिर सामने वाला कुछ प्राइस बोलेगा, फिर आप कुछ, फिर वो कुछ। ठीक है, तो इसमें 2 अप्रोच होते हैं, गिव एंड टेक अप्रोच। तो गिव एंड टेक मीन्स दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आप कोई सामान लेने गए और सामने वाला भी आपको ऑप्शन बता रहा है तभी बार्गेनिंग हो पाएगी। अगर आपने कुछ कहा और उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसने अपनी कोई बात ही नहीं रखी, ठीक है, टेक और वो, तो उस अप्रोच में फिर काम नहीं हो पाएगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या है? ये गिव एंड टेक पे काम करती है। तो इसके क्या क्या आवश्यकताएं इसके लिए होनी चाहिए, क्या अप्रोचेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की ये पहली चीज है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है उसमें सबसे पहली कड़ी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें 2 ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक वर्कर। अगर इन दोनों से ही मैटर सुलझ जाता है तो और किसी भी स्टेप पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी डिस्प्यूट वो बनता ही नहीं है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनाने से पहले की सीढ़ी है
कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये लगभग जो है सभी देशों में, अमेरिका, यूके, एशियन, अफ्रीकन, सभी देशों में लगभग फॉलो की जाती है। इंडिया ने जो फॉलो किया है सिस्टम, वो इंडिया ने फॉलो किया है कंपलसरी एडजुडिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इंडिया में कौन सिस्टम फॉलो होता है, तो इंडिया में फॉलो होता है कंपलसरी एडजुडिकेशन सिस्टम। ठीक है, इंडिया ने आईएलओ का मेंबर होने के नाते उसको वहां पे तो एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव या और जो एक्शंस है वो नहीं लिए गए हैं इसको लेके प्रैक्टिस में, इसलिए इतना नहीं है। ठीक है, तो आईएलओ ने क्या कहा है, आईएलओ की सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बीच में क्या कहा है। तो उसने घोषित किया है कि राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ फंडामेंटल राइट एंडोर्स्ड बाय द मेंबर्स ऑफ आईएलओ इन ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आईएलओ को, उनके लिए एक फंडामेंटल राइट है जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग पे ही फंडामेंटल है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको करनी ही करनी है अपने देश में। अंडर विच दे हैव एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट, टू प्रमोट एंड रियलाइज इन गुड फेथ, यानी आपको आईएलओ में आए हो तो आपको इसको करना ही करना है। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो यूनियंस है उनकी। तो एक हैंड पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, उनकी फेडरेशन हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, अकेला एम्प्लॉयर, और दूसरी साइड जो है वर्कर्स यूनियन फेडरेशन या ट्रेड यूनियन, उनका दोनों का जो है ये राइट है। ठीक है, और जो ये जो तीसरी चीज है, मींस जो ट्रेड यूनियंस है, इनको इन्होंने क्या कहा है, एजेंट फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, और क्या कहा है, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह इसको आपको पालन करना चाहिए। ओनली आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड पब्लिक सर्वेंट्स एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कैन बी एक्सक्लूडेड। तो आईएलओ ने इतनी बात की है कि इसको आप जो है सिर्फ कहाँ कहाँ हटा सकते हो, आर्म्ड फोर्सेस में हटा सकते हो, ठीक है, पुलिस में हटा सकते हो, और ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं वहां से हटा सकते हो। यानी पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए लोग नहीं कह सकते कि हम जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग चाहिए। ठीक है, बाकी चाहे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपको अप्लाई करना है, इसमें दो पार्टीज होंगी, एक हैंड पे होंगे एम्प्लॉयर, एक हैंड पे होंगे वर्कर। ठीक है, उनकी यूनियन के माध्यम से हो सकते हैं या फिर खुद हो सकते हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट मानना है। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए आईएलओ के द्वारा। अब हम बात करते हैं अलग अलग लोगों ने इसको किस किस तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को हार्बिसन ने डिफाइन किया है, ए प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बोथ कॉमन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, नाम लेके भी पूछा जा रहा है आपके पेपर में, इसलिए हार्बिसन ने क्या कहा है, हम इसको भी पढ़ रहे हैं कि उसने कहा है कि ये दो इंस्टीट्यूशन के बीच में एक अकोमोडेशन है। ठीक है, जहाँ पे कि दोनों ही पार्टियों के इंटरेस्ट जो है वो कॉमन भी हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, यानी कॉमन भी और विरोधी दोनों तरह के इंटरेस्ट वाली दो पार्टियों के बीच में ये इंस्टीट्यूशन है। आईएलओ ने क्या कहा है, आईएलओ ने कहा है नेगोशिएशंस अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर, ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर और वन और more employers organizations on the one hand and one or more representative workers organizations on the other with a view to reaching agreement। कलेक्टिव बार्गेनिंग की परिभाषा आईएलओ ने क्या दी है कि ये एक एग्रीमेंट है जिसमें आप एक साइड पे एम्प्लॉयर और उसकी यूनियन है, दूसरी साइड पे वर्कर और उसकी यूनियन है, और इनके द्वारा किसी भी चीज का जो है किया जा सकता है, वो चाहे आपके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, आपके किसी भी तरह का जो विवाद है उसको यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कुछ भी सुलझाया जा सकता है। ठीक है, गोल्डन ने क्या कहा है, गोल्डन ने कहा है एज अ मेजर टू डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री अमंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी जो इंडस्ट्री से बेनिफिट हो रहे हैं उसको डिवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ की, अभी तक हमने बात की आईएलओ की और हैबिसन की और गोल्ड की, अब हम बात करते हैं अपने देश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कौन से केस के अंतर्गत कहा था, करनाल लेदर कर्मचारी संगठन वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी के बीच में केस था, जिसके आधार पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ कैसे डिफाइन किया है, टेक्निक बाय विच डिस्प्यूट्स एज टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिजॉल्व्ड एमिकेबली बाय एग्रीमेंट रादर देन बाय कोएर्सन, यानी बिना लड़ाई के, बिना भड़काव के आप जो है एमिकेबल यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भाईचारे के तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को सुलझा सकते हो।
उसको इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा है। द डिस्प्यूट इज सेटल्ड पीसफुली एंड वॉलंटरली ऑल्दो रिलक्टेंटली बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। तो सेटलमेंट जो है वो पीसफुली और वॉलंटरली होता है, ठीक है, यानी बहुत ही शांति के तरीके से और ऐच्छिक रूप से, भले ही उन दोनों की इच्छा ना हो, लेकिन जो सेटलमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, बहुत ही आसानी से पीसफुली मैनर में किया जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा अलग अलग दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा हमारे लिए मायने रखती है क्योंकि वो हमारे देश की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को अलग अलग पार्ट्स में किस तरह बांटा गया है, 3 पार्ट है इसके। सबसे पहला है पार्टीज टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टीज इसमें कौन कौन होती हैं। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है पार्टीज टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो पार्टी इसमें कौन कौन होती है, हमेशा 2 पार्टियों की बात है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डिस्प्यूट से पहुंचने के पहले की ये कड़ी है, ठीक है। तो पार्टीज टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें एक वर्कर्स फेडरेशन हो सकती है और एक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन हो सकती है। और इसमें जो वर्कर्स की साइड से उनको बार्गेनिंग एजेंट्स कहा गया है, ठीक है। वेयर प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर लॉ, ठीक है, यानी जो भी प्रोविजन लॉ के अंडर एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से जो वर्कर्स की तरफ से बात करते हैं उनको बार्गेनिंग एजेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट में करवाएंगे जहां पे एग्रीमेंट फिनिश होगा। और यहाँ पे हमेशा डिबेट रही है कि जो पब्लिक है, ठीक है, यानी हम लोग जिनका उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका लास्ट एग्रीमेंट उनका निकलेगा उसका असर पड़ेगा हम पे, तो क्या पब्लिक को भी एक पार्टी उस एग्रीमेंट में होना चाहिए, क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक पार्टी पब्लिक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन इसकी बात हमेशा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन कौन सी पार्टी होती है, ओनली 2 ही पार्टी वहां पे होती है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है सेट आउट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर एंड वर्कर। एक तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो सकता है जो अप्लाई होगा सीधे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, ठीक है, जिसमें वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, वेजेस हो सकती है, हॉलीडेज हो सकते हैं, पीरियड ऑफ नोटिस फॉर टर्मिनेशन हो सकता है, ये सब बातें। सेकंड है ऐसी चीजें जिनका सीधे सीधे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, प्रोविजंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग किस तरह से एनफोर्स की जाएगी। मेथड्स ऑफ सेटिंग इंडिविजुअल डिस्प्यूट, इंडिविजुअल डिस्प्यूट होगा उसको कैसे सुलझाया जाएगा। कलेक्टिव डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग ग्रीवेंस प्रोसीजर, ठीक है, कंसलेशन एंड आर्बिट्रेशन, कोई भी कलेक्टिव डिस्प्यूट है तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, कंसलेशन कब होगा, आर्बिट्रेशन कब होगा, रिकॉग्निशन कैसे दिया जाएगा बार्गेनिंग एजेंट को, या फिर रिक्रूटमेंट जो है वो यूनियन मेंबर्स का किस तरह किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मैटर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी, यूनियन को रिकॉग्निशन कैसे होगा, नेगोशिएशन कैसे होगा, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, उसका टेन्योर क्या रहेगा, ये सब बातें जो हैं ये भी एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। और दूसरा जो डायरेक्ट डील है, वर्किंग आवर्स है, हॉलीडे है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो 2 तरह के सब्जेक्ट मैटर इसके हो सकते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन है उसने कलेक्टिव बार्गेनिंग को कहा है वर्कर्स बिल ऑफ राइट्स, ए वर्कर्स बिल ऑफ राइट्स। तो ध्यान रखें, ए वर्कर्स बिल ऑफ राइट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग को किसने कहा है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन। और उसने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, टू एस्टेब्लिश एंड बिल्ड यूनियन रिकॉग्निशन एज एन अथॉरिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है, जो यूनियन है वो एक अथॉरिटी की तरह काम करे और वो सारे डिस्प्यूट सुलझा पाए। टू रेज वर्कर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड विन अ बेटर शेयर इन कंपनीज प्रॉफिट्स, वर्कर्स जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और वो कंपनी के प्रॉफिट में बेटर शेयर ले सकें। टू एक्सप्रेस इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑफ वर्कर्स डिजायर टू बी ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड टू अचीव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस। तो जो डिसीजंस होते हैं कंपनी के उसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो वर्कर्स का, एक लोकतांत्रिक वे में कंपनी चले उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। टू एस्टेब्लिश ऑर्डरली प्रैक्टिसेस फॉर शेयरिंग इन दीज डिसीजंस टू सेटल डिस्प्यूट विच में अराइज इन डे टू डे लाइफ ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी की डे टू डे लाइफ उसमें जो भी निकलते रहते हैं विवाद वो हर बार बाहर ना जाए, अंदर ही सुलझ जाए, ठीक है। टू अचीव ब्रॉड जनरल ऑब्जेक्टिव सच एज डिफेंडिंग एंड प्रमोटिंग द वर्कर्स इंटरेस्ट। तो वर्कर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, उनकी लिविंग सुधारी जाए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, यही सब काम इसके हैं, ठीक है। और क्या कहता है आईएलओ इसके बारे में, आईएलओ कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज टू रीच एग्रीमेंट ऑन वेजेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अबाउट विच द पार्टीज बिगिन विद divergent viewpoints but try to reach a compromise. When a bargain is reached,
द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर पुट इनटू इफेक्ट। यानी आईएलओ जो है वो ध्यान देता है इस पे, एग्रीमेंट पे, कि जो भी दिक्कत आएगी इन दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट तक ये पहुंचेंगे, और जब ये फिक्स हो जाएगा तो फिर उस एग्रीमेंट में उसको लिख दिया जाएगा। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के देखिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट तो डिस्प्यूट आया, सेकंड बात की उन्होंने, ठीक है, और लास्ट में जो भी निकला वो हो गया एग्रीमेंट। तो फर्स्ट हो गया डिस्प्यूट, मीन्स जो भी बात हुई, जो भी दिक्कत है, मैटर आप उसको कह सकते हो अगर डिस्प्यूट नहीं बना, मैटर है। उसके बाद में हुई कलेक्टिव बार्गेनिंग, और लास्ट जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज जो है वो सहमत होती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो गई, मैटर और फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग और फिर कलेक्टिव एग्रीमेंट। तो जो आईएलओ है उसने एग्रीमेंट की बात की है कि ये सब सोल्व हो जाए, और सोल्व हो जाने के बाद में उसको एक एग्रीमेंट में लिख दिया जाए। यही कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद बात आती है कि ड्यूरेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी जो कलेक्टिव एग्रीमेंट आएगा उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, ठीक है। कहीं सब जगह अलग अलग है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 3 या ज्यादा साल की जाती है, यूके में ओपन एंड रख दिया जाता है, ठीक है, कि कभी भी आप उसको वापस से ओपन कर सकते हो। तो ड्यूरेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, दोनों एम्प्लॉयर और वर्कर के एग्रीमेंट पे डिपेंड करती है कि इतने टाइम तक इसको रखा जा सकता है। जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करता है कि ये लॉन्ग रहे, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक एग्रीमेंट रहे और इसका हम पहले से ही ज्यादा टाइम डिसाइड करें, और जो होता है वर्कर की यूनियन वो कोशिश करती है कि छोटा टाइम पीरियड का ही रहे। तो ड्यूरेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है डिपेंड करती है आपके एग्रीमेंट पे, और हमेशा यूनियन जो वर्कर की होती है वो कोशिश करती है शॉर्टर रहे, और जो एम्प्लॉयर की कोशिश करती है कि लॉन्गर रहे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहले क्या क्या आवश्यकताएं हैं जब जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को जो है कन्वेंशन नंबर 87, ध्यान रखें आपसे पूछा सकता है, तो आईएलओ ने कन्वेंशन नंबर 87 में लिखा है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है एक फ्रीडम राइट्स है, और ये मिलना चाहिए सबको जो भी हमारे मेंबर हैं। लेकिन इंडिया ने इसको कन्वेंशन को तो किया है, रेक्टिफाई नहीं किया अपने वहां पे माना है। लेकिन रेक्टिफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(c) जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑलरेडी इस चीज को प्रमाणित करता है कि द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ये है हमारा आर्टिकल 19(1)(c). 19(1)(c) जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑलरेडी ये कहता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो आवश्यकता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ट्रेड यूनियंस। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ट्रेड यूनियंस हो तभी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएगी, ठीक है। थर्ड है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को जो है रिकॉग्निशन भी मिले, जो भी एम्प्लॉयर है वो उससे पूछे भी सही किसी काम के लिए, तभी वो काम करने के लायक रहेगी, ठीक है। थर्ड है विलिंगनेस टू गिव एंड टेक, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, गिव एंड टेक का विलिंगनेस भी होनी चाहिए। गिव एंड टेक भी आप कर सको, ऐसा नहीं कि ये लो या फिर जाओ। अगर ऐसा मानसिकता रहेगी तो फिर बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और विक्टिमाइजेशन। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होती है कि आप एम्प्लॉयर जो है वो यूनियन बनने ही ना दे, या फिर अगर बनने दे तो उसे रिकॉग्निशन ही ना दे, या फिर रिकॉग्निशन दे तो वो उसकी बात ही ना माने, ठीक है, उससे पूछे ही ना। तो ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। और विक्टिमाइजेशन क्या है, ये दोनों ही शब्द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और विक्टिमाइजेशन, ये दोनों ही शब्द किसी एक्ट में नहीं लिखे हुए हैं, ध्यान देना इस चीज को। अगर ये पूछ लिया जाता है कौन सा एक्ट में है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या ट्रेड यूनियन किसी भी एक्ट में लिखे हुए नहीं है, ये अलग से जो डिसीजंस दिए गए हैं उनमें आते हैं, ठीक है। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया क्या होती है। विक्टिमाइजेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ वो विक्टिम उसको कब कहा जाएगा, जब उसके साथ गलत किया जाता है, मतलब कोई भी नियम है जो नहीं माना गया, उस पर अप्लाई नहीं किया गया, तो विक्टिम हो गया। तो जिस भी कंपनी में विक्टिमाइजेशन होता है, यानी भले यूनियन करे भले एम्प्लॉयर करे, विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उसको विक्टिम की तरह वो अकेला रह गया है, ठीक है, ऐसा जहां भी होता है। या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस यानी ट्रेड यूनियंस का तो पनप नहीं दिया जाता, या फिर उन्हें उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती, तो ये सब जहां होता है वहां पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ये सब होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होनी चाहिए, और फ्रीडम होनी चाहिए एसोसिएशन बनाने की। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस तो जो है वो सबको ही पता है कि ये सिस्टम है बाईपार्टाइट, यानी दो ही इसके पार्टी होती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला तरीका है उबरने का कोई डिस्प्यूट से, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से सबसे बढ़िया ये तरीका है कि तीसरी पार्टी आएगी नहीं, आप दोनों का मैटर है, आप दोनों मिलके
सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा क्या फायदा है, क्विक एंड एफिशिएंट मेथड, जब वहीं पे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही क्विक हो जाएगा, बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा, अननेसेसरी लिटिगेशन से और डिले से बच जाएगा, यानी कोर्ट में केस चल रहा है, डिले हो रहा है, वो सबसे बच जाएगा आदमी। और लास्ट क्या है, डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक डेमोक्रेटिक मेथड है, लोकतांत्रिक, वहीं पे आपस में बात होगी। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इसकी क्या बुराई है कि ऐसी भी पोजीशन है, ऐसी भी कई कंपनीज में होती हैं, मतलब स्थितियां होती हैं जहां पे वो स्ट्राइक नहीं होने दे सकते, ठीक है। स्ट्राइक या प्रोलॉन्ग स्ट्राइक मींस लंबी स्ट्राइक चल रही है, फिर एक दिन बैठ गए, वो ऐसी कंडीशन होती है उनकी कि वो कर ही नहीं सकते। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कुछ मतलब ऐसी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, सरकार ने आदेश दिया कुछ भी कि वो स्ट्राइक झेल ही नहीं सकते, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग है तो वो कह देंगे नहीं हम तो कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन तो बैठ जाएगी कि हम तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ये दिक्कत है। सेकंड दिक्कत जो पार्टीज की बताई थी कि इसमें दो ही पार्टीज होती हैं, पब्लिक को पार्टी नहीं बनाया जाता, लेकिन इफेक्ट पब्लिक पे ही पड़ता है। अगर दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए मजदूर ज्यादा वेजेस मांग रहे हैं, ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, और एम्प्लॉयर ने कह दिया कि ठीक है आपको मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो वजन आना किस पे है, जनता पे। जनता तो उस बैठी नहीं थी उस बार्गेनिंग की टेबल पे, लेकिन इफेक्ट किस पे आएगा, जनता पे। जो भी वो प्रोडक्ट है उसकी रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो पार्टी है वो जनता नहीं होती है, ये इसका दूसरी बुराई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया को लेके कि इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादातर नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में नहीं इतनी सक्सेसफुल है। इसका रीजन क्या है, इसके दो रीजन हैं कि यहाँ पे लॉज जो है वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हर चीज का लॉ है, मैटरनिटी बेनिफिट, कंपनसेशन, जितने भी आपने लॉस पढ़े हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर, हर चीज का अलग अलग लॉ है। तो कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो वो यूनियन की बजाय देखी जाएगी उस लॉ से। तो यहाँ पे जो इतने सारे लॉ हैं, उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो इन्होंने जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है यूनियन का उसको वीक कर दिया है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो एडिक्वेट प्रोटेक्शन है मेंबर्स को अपने यूनियन के खुद के काम करने के लिए, वो नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं यूनियंस इंडिया में। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए लॉ है, तो अगर कोई दिक्कत आती भी है तो यूनियन उसका सपोर्ट करे, ठीक है। उसके लिए यूनियन के कुछ मेंबर अलग से यूनियन का ही काम करें, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का लॉ है कि इतने घंटे आपको काम करना है, इतने घंटे ये करना है, और सब सरकार ने इतने लॉ बना दिए तो यूनियंस की अपने आप कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग इतनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी इतने लॉ हैं, हर चीज के लिए लॉ हैं जो उसी से सरकार देखेगी, और हर किसी पे सीधा सीधा नियंत्रण सरकार का है। इसलिए यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग को वीक कर दिया है, जो यूनियन से उनके प्रोटेस्ट को वीक कर दिया है इतने सारे लॉज ने, ठीक है। तो ये हमने बात की इंडिया के लेवल पे और सब जगह कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। ये एस.सी. श्रीवास्तव से मैंने आपको पढ़ाया और ये अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो इसके आगे के लेक्चर की हम बात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।